हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में, जिसमें आप लोगों को यूपी बोर्ड में बायोलॉजी के पेपर में आपको 20 नंबर की ये आपको जो वीडियो होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इसमें, जो कि यूपी बोर्ड 2022 हो या आने वाली कोई सी भी साल हो, हर एक उस बच्चे के लिए जो बायोलॉजी पढ़ता है या फिर जो बायोलॉजी की तैयारी करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं दो चैप्टरों को एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत वगैरह होंगे और दूसरे में उसके उपयोग। 5-5 नंबर के आते हैं, तो दो चैप्टर को मिलाकर ही 10 नंबर का बन जाता है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्वेश्चंस आंसर इसमें दे रखे हैं कि किस टाइप के यूपी बोर्ड में आएंगे, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो को कम से कम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर नंबर अच्छे खासे चाहिए 3 बार इस वीडियो को देखिएगा। 3 बार वीडियो देखनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद में एक बार क्या काम करना है कि जो भी इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हर एक प्रश्न को पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, हर एक चीज़ में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न है, बीटी आवेश के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते हैं, क्योंकि इसके पीछे का कारण होता है कि जो इसका आवेश होता है वो निष्क्रिय होता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो बीटी होता है ना, बीटी क्या होता है ये ध्यान देखो। बीटी जो होता है वो एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया है। औद्योगिक स्तर तो आप जानते होंगे कि बड़े स्तर पर किया गया है, ठीक है ना। जीनी अभियांत्रिकी को हम जीन इंजीनियरिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है मानव वृद्धि हार्मोन, दूसरा है इंसुलिन और तीसरा है इंटरफेरॉन, और लास्ट में दे रखा है ये सभी। क्या दे रखा है? ये सभी। तो देखो मैं एक चीज़ और तो मैं समझा देता हूँ जो आपके ही काम आएगी, अच्छी चीज़ है वो भी। देखो पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी प्रश्न में आप लोगों को ये सभी दिखाई दे जाता है तो 99% चांस है कि जो आपका आंसर होगा वो ये सभी वाला ही होगा, ठीक है। आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं और आपको दिखाई देता है कि हाँ भाई इसमें ये सभी है, और आपको ये नहीं पता कि उसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन है वो ऑप्शन आप लोगों को नहीं पता, तो आपको क्या काम करना है कि उस समय आपको ये सभी पर मार देना है। 99% चांस रहेगा कि आपका सही जाएगा, मात्र 1% चांस है कि आपका गलत जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीवाणु में उपस्थित वृत्ताकार डीएनए अणु को कहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तौर पर कि ये मेरे पास कोई जीवाणु है, ठीक है ना। इस जीवाणु के अंदर दो प्रकार के डीएनए होंगे, एक तो होगा ये वृत्ताकार डीएनए, सॉरी ये गुणसूत्रीय डीएनए, और ये होगा गोलाकार डीएनए। जो गोलाकार डीएनए होता है उस गोलाकार डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि प्लाज्मिड किस में पाए जाते हैं। आपसे ये पूछा जाए तो आप बताएंगे प्लाज्मिड मिलते हैं जीवाणु के अंदर, है ना। आइए आगे देखते हैं। वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं। तो देखो प्रतिलिपियां जो होती हैं उनको कॉपी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये बनाई जाती हैं पीसीआर के द्वारा, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है ना। आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अनुवांशिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको डीएनए की कैंची या फिर डीएनए का चाकू हम बोल देते हैं, प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि डीएनए के विशिष्ट क्षारक्रम को ये काटते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास जैसे जीन इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो जीन इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो ये वाला होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसका काम होता है जो डीएनए होते हैं, डीएनए के विशिष्ट खंडों को ये काटने का काम करता है। तो ऑप्शन होगा हमारा बी। आगे चलते हैं। अगला हमको दे रखा है, ट्रांसजेनिक जंतुओं को विकसित करने का उद्देश्य है। तो आप देखो पहले बात करते हैं मैं ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई ए जंतु है, ठीक है ना। इस ए जंतु में कोई बाहरी डीएनए में डाल दूं, क्या डाल दूं? बाहरी डीएनए डाल दूं, तो अब इस जंतु को मैं क्या बोलूंगा? इस जंतु को बोलूंगा मैं ट्रांसजेनिक जंतु। क्लियर? चलिए, तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, अधिक दूध उत्पादन, जीन चिकित्सा में उपयोग, और लास्ट है उच्च गुणवत्ता के मांस अंडे प्राप्त करना। तो अगर इन तीनों में, ठीक है, मैंने आपको अभी क्या ट्रिक बताई थी कि किसी ऑब्जेक्ट में आपको ये सभी दिखाई दे जाए तो 99% चांस क्या है कि आपका जो आंसर होगा वो ये सभी वाला होगा, ठीक है। ये ट्रिक आप लोगों की, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, हर जगह पर ये काम करती है, ठीक है ना। आइए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्राई प्रोटीन नियंत्रण करने में सहायक है।
तो जो क्राई प्रोटीन होती है वो बीटी जीन के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनेगी? बीटी जीन के द्वारा। और मैंने बताया था बीटी क्या है? बीटी एक विशेष प्रकार का जीवाणु है। ठीक है, ये जीवाणु जो क्राई प्रोटीन बनाएगा, कपास के मुकुल कृमि को रोकती है ये प्रोटीन, मक्का छेदक को रोकती है, तंबाकू के कल का कीट को रोकती है। मतलब ऑलमोस्ट इन सभी चीज़ों को ये रोकने का काम करती है। क्लियर? आइए अगला है जीनी अभियांत्रिकी। जीनी अभियांत्रिकी को हम जीन इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं। प्राप्त होता है तो जीन इंजीनियरिंग के द्वारा क्या प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे सुनहरा चावल, जिसको गोल्डन राइस बोलते हैं, इसके द्वारा ये प्राप्त हो जाता है। आइए अगला देखते हैं। रुधिर के थक्के को गलाने के लिए, रुधिर के थक्के को गलाने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित पदार्थ है। तो वो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके द्वारा हम रुधिर के थक्के को गला सकते हैं? ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है ये एंजाइम है जो रुधिर के थक्के को गलाने का काम करता है। ठीक, आगे देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? चिकित्सा में, कृषि में, और ऑप्शन है हमारा ए बी दोनों या इन दोनों में। तो देखो यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन निकलना है ऑब्जेक्टिव में, कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे तो आप उसमें ये देखेंगे कि आपको ए व बी दोनों ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, या फिर ऑल ऑफ दीज ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन अगर आपको ए बी दोनों दे रखे हों, ये दोनों दे रखे हों, इन दोनों दे रखे हों, या ए सी दोनों दे रखे हों, या ऑल ऑफ दिस दे रखे हों, तो आपको बता दें 99% चांस यही रहता है कि इनके जो आंसर होंगे वो यही होंगे। क्लियर है ना? चलिए अब चलते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग कब और किस पर किया गया था? पहला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, आइए देख भी लेते हैं। जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग किया गया था 1990 में। तो आपको क्या करना है, जब भी आप नोट्स बनाएंगे इसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे 1990 इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक 4 वर्षीय लड़की में, किसमें किया गया था? 4 साल की एक लड़की थी। कब, क्यों किया गया था? एडिनोसिन डी एमिनेस एंजाइम, जिसको हम एडीए एंजाइम बोलते हैं, उस लड़की में इस एंजाइम की कमी थी। उस कमी को दूर करने के लिए जीन चिकित्सा का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना? दूसरा हमसे पूछा जा रहा है बायोपायरेसी क्या है? इंपोर्टेंट है ये। बायोपायरेसी क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश में जो प्राकृतिक संपदा है, चाहे वो वन हो, ठीक है, चाहे वो जमीन हो, मतलब हमारे देश की जो प्राकृतिक संपदा है उसका कोई बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी क्या काम करे? उसका इस्तेमाल करे, उसको नुकसान भी पहुंचाए, लेकिन उसका क्षति का मतलब अगर नुकसान पहुंची तो उसका नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। अगर कोई भरपाई नहीं कर रहा है तो वो बायोपायरेसी की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, आइए अगला है आनुवांशिक रूपांतरित जीव से क्या तात्पर्य है? तो देखो इसमें आपको क्या काम करना है, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, इसको हम बोलेंगे GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स का मतलब DNA जैव प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, उनको हम GMO कहला देंगे। देखो हमने भीड़ तैयार कर ली, उस भीड़ का नाम डॉली है। चूहे बनाए, सुअर बनाए, गाय बनाए, मछली और बहुत सारे और भी जीव जंतु हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो बनाया है वो बनाए हैं चूहे। ठीक है, 95% चूहे हैं GMO में। अगला है सूक्ष्म जैविक प्रोटीन, जिसको हम एकल कोश का प्रोटीन बोल देते हैं, या फिर सिंगल सेल प्रोटीन, SCP भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये SCP क्या होता है? इसको देखो, सूक्ष्म जीवों की शुष्क कोशिकाओं को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन्हें एकल कोश का प्रोटीन कहते हैं। इन्हें सीधे आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए स्पाइरुलिना है, तो स्पाइरुलिना एक विशेष प्रकार का एकल कोश का प्रोटीन है, सिंगल सेल प्रोटीन है। अगर आप 1 ग्राम स्पाइरुलिना खा लेते हैं तो आपको 1 किलोग्राम सब्जी के बराबर जो पोषक तत्व होते हैं वो आपके शरीर को मिल जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। क्या रोग के लक्षण उत्पन्न होने से पहले रोग की जांच की जा सकती है? इसमें कौन सा सिद्धांत शामिल है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए,
तो आप पहले बताएंगे जी हाँ। अगर कोई रोग उत्पन्न नहीं, मतलब कोई रोग का लक्षण नहीं आया है, हम उससे पहले भी उसके रोग के लक्षण को हम चेक कर सकते हैं। तो ऐसी जांच की जा सकती है, मतलब हम ऐसी जांच कर सकते हैं। यह आणविक निदान के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें रोगजनक के एंटीजन या उसकी प्रतिक्रिया में बनी एंटीबॉडी की जांच जेनेटिकली खोजी, पीसीआर, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट आदि द्वारा की जा सकती है। मतलब इन सभी चीज़ों के द्वारा ये जांचें की जाएंगी। अगला दे रखिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला, देखो जीन इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले 2 वाहकों का उल्लेख कीजिए। तो देखो वाहक वो होते हैं जो एक जीव से दूसरे जीव में क्या करता है, डीएनए को ट्रांसफर करता है, उसको हम वाहक बोलते हैं। तो जीन इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाले वाहक पीवीआर 322 मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीवीआर 322 ये बहुत पूछा जा रहा है। किस जीवाणु से बना था ये? ई कोलाई जीवाणु से बना था। और वेक्टर सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो कौन सा है? पीवीआर 322। और दूसरे नंबर का है R1 प्लाज्मिड। इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में या जीन इंजीनियरिंग में या फिर डीएनए इंजीनियरिंग में, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? ये भी हमसे पूछा जा चुका है। तो जैव प्रौद्योगिकी में उन सभी तकनीकों का सम्मिलित किया जाता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास किया जाता है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि जैव प्रौद्योगिकी जो है पेपर में 2 नंबर में 3 नंबर में बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, आप इसे याद करके जरूर जाना। अगला मेरा है, काइटिनेज का क्या तात्पर्य होता है? काइटिनेज देखो, जिसके पीछे एज शब्द जुड़ जाए ना, एज, जिसके पीछे एज शब्द जुड़ जाए वो 99% एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काइटिनेज शब्द आया तो ये क्या है? एक विशेष प्रकार का एंजाइम है। ये एंजाइम क्या काम करेगा? तो जैसे मान लो ये हमारे पास कवक कोश का है, इसके अंदर डीएनए आरएनए वगैरह होंगे, ठीक है, प्रोटीन वसा फसा होगी, ये सब चीजें होंगी। तो हम क्या काम करेंगे? इस काइटिनेज एंजाइम की सहायता से कोशिका भित्ति को तोड़ेंगे, जिससे इसके अंदर जो डीएनए होगा वो बाहर निकल आएगा, इसके अंदर जो आरएनए होगा वो बाहर आ जाएगा, फैट बाहर आ जाएगा, प्रोटीन्स बाहर आ जाएंगी। ठीक है ना, तो देखो पढ़ते हैं इसको। इस एंजाइम का उपयोग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे डीएनए के साथ बृहत अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, वसा, पॉलीसेकेराइड बाहर निकल आते हैं। क्या क्या बाहर निकलेंगे? जो डीएनए के साथ साथ जो और भी पदार्थ होंगे वो भी बाहर निकल आएंगे। अगले नंबर का मेरा 9 वाला क्वेश्चन है, एक्सो न्यूक्लियस तथा एंडो न्यूक्लियस में अंतर लिखो। देखो एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। जब हम किसी डीएनए श्रृंखला को बाहर से काटेंगे, बाहरी सिरों से अलग करेंगे तो उसे बोलेंगे एक्सो न्यूक्लियस। जब अंदर से काटेंगे तो उसे बोलेंगे एंडो न्यूक्लियस। तो देखो एक्सो न्यूक्लियस डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड खंडों को अलग करते हैं। दूसरे नंबर पर है एंडो न्यूक्लियस में, ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम करते हैं। तो अगर ये मतलब कि भीतर से काटता है तो एंडो न्यूक्लियस बोलेंगे, और अगर बाहर से सिरे से काटेगा तो इसको हम एक्सो न्यूक्लियस बोल देंगे। ठीक है ना। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, आणविक कैंचियां या चाकू क्या है? इसका क्या कार्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद करके जरूर जाना इस वाले को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसका फालतू हो। आपको एक एक क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, यकीन मानिए आप इनको घोट कर चले जाइए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास समझने का इतना टाइम है नहीं है। ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं ऑलमोस्ट आपको वो याद होने ही चाहिए। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान में डाल देना कि एक बार वीडियो देख लिया आपने, मज़ा नहीं आएगा, मतलब वो चीज़ें दिमाग में नहीं घुसेंगी। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, तो कम से कम 2 बार और मैक्सिमम 4 बार आपको एक वीडियो मेरी देखनी ही पड़ेगी। और इस वीडियो को देखने से पहले जो स्टूडेंट टिप्स जो मैंने आप लोगों को बता रखी हैं उनको पहले पढ़ना, मतलब उन वीडियो को देखना, उसके बाद मैंने इस वीडियो को देखना, उससे फ़ायदा हो जाएगा। आपका जो दिमाग है ना बहुत तेज चलेगा, उसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके हेल्प करेगी एग्जाम टाइम में। चलिए, आणविक कैंचियां या चाकू क्या है, इसका कार्य बताओ। तो प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। यह डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण कार्य करने के बाद काटने का काम करती है। मतलब पहले क्या काम करेगी? जो कैंची होगी पहले उसे क्या काम करेगी? पहले उसको
जांचेगी उसकी लंबाई को, उसके बाद में उसको काटने का काम करेगी। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि कोई दर्जी है, दर्जी ने आपका कोई कपड़ा लिया, आपने बोल दिया शर्ट बनानी है, तो दर्जी कहीं से भी कैंची को नहीं चलाता, पहले क्या काम करता है, वो चौक से मार्क करता है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी चीज़ को काटना है, तब काटता है वो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ चलो। क्या सुकेंद्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, सुकेंद्रकी कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं होते, क्योंकि इनमें डीएनए अणु पूर्णतः घिरा हुआ होता है। अगर डीएनए पूरी तरीके से घिरा हुआ है तो हमारे उस कोशिका के अंदर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं होते। तो वो यहाँ पर जो सुकेंद्रकी शब्द का यूज किया गया है, वो सुकेंद्रकी का मतलब होता है यूकेरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर असीम केंद्रकी लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको जेल विद्युत कण संचलन तकनीक बोलते हैं, ये तकनीक होती क्या है, उस तकनीक के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आइए, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। मतलब पहले मैं क्या काम करूंगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए को अलग अलग कर लूंगा। ठीक, फिर इन खंडों को इस तकनीक के द्वारा अलग करते हैं, उस तकनीक को हम जेल विद्युत कण संचलन तकनीक बोल देते हैं, या इंग्लिश में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देते हैं। डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं, तो इस पर कैसा आवेश होता है, अगर आपसे पूछा है डीएनए पर कैसा आवेश है, तो आपका जवाब होगा डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है, मतलब नेगेटिव होता है। फिर इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र के माध्यम द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग करते हैं, तो वो एनोड जो होता है उस पर होता है पॉजिटिव। ठीक है, माध्यम के रूप में समुद्री शैवाल से प्राप्त एगारोस का उपयोग किया जाता है। डीएनए के खंड जितने छोटे होते हैं वो उतनी ही दूर तक जाते हैं। इसको इथिडियम ब्रोमाइड, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से करना है तो देखो ये पूछा जाएगा कि जो डीएनए के खंड हैं उनको हम किसके द्वारा अभिरंजित करते हैं, मतलब कैसे रंगेंगे, तो बोलेंगे इथिडियम ब्रोमाइड से। ठीक है, पराबैंगनी प्रकाश डालने पर देखा जा सकता है, तो कौन सा प्रकाश डालते हैं, पराबैंगनी प्रकाश। एक चीज और ध्यान रखना कि कैसा रंग आता है डीएनए का, तो बताएंगे नारंगी। कैसा आता है, ऑरेंज, मतलब नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं। आपके पास वो तो होगा ही, मॉडल वगैरह खरीदे या नहीं खरीदे आप लोगों ने अभी, अगर मॉडल वगैरह खरीद रखे हो तो आप प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए में अंतर लिखने हैं आपको। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर मिले तो ठीक, अगर तुमको ना मिले तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसकी प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्री डीएनए की वीडियो अलग से बना दूंगा, कोई दिक्कत मत लेना। ठीक है, लेकिन इंपोर्टेंट है, याद जरूर कर लेना, मिले तो ठीक, नहीं तो मुझे बता देना, फिर मुझे वीडियो बनाकर आपको दे देना है, मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई, ऐसा मत करना कि बीच में छोड़ छाड़ चले आओ। आप लोगों के लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ और फिर भी आप लोग ही ना देखो तो फिर तो दिक्कत है, समझ रहे हो। देखो, प्रतिकृतियन का उद्भव, यह वह अनुक्रम है जहां से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। जब बाहरी डीएनए का कोई खंड एक अनुक्रम से जुड़ जाता है तब प्रतिकृति कर सकता है। एक प्रोकैरियोटिक, देखो प्रोकैरियोटिक होता है मतलब जीवाणु, क्या, जीवाणु। एक प्रोकैरियोटिक डीएनए में सामान्यतः एक प्रतिकृति स्थल होता है, मतलब ये एक जगह से डीएनए बना सकता है, जबकि यूकेरियोटिक डीएनए में एक से अधिक प्रतिकृति स्थल होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं किसकी, यूकेरियोटिक की, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अमीबा की बात करूं तो ये अनेक जगह से क्या कर सकता है, इसमें एक से अधिक प्रतिकृति स्थल होते हैं, वहां से एक जगह से अनेक जगह से ये डीएनए का निर्माण कर सकता है। आगे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है वास्तव में अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। तेल के रसायन शास्त्र तथा आरडीएनए तकनीक के बारे में आपको जितना भी ज्ञान प्राप्त है उसके आधार पर बीजों से तेल हाइड्रोकार्बन हटाने की कोई एक विधि सुझाइए। एक विधि सुझाइए का मतलब एक विधि के बारे में बताइए। ठीक, ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ 3 बसीय अम्लों के संघनन द्वारा तेल बनता है। मतलब एक हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल है, एक मेरे पास क्या है, ग्लिसरॉल है, 3 क्या है, फैटी एसिड है, तब जाकर मेरा क्या बनेगा, तेल बनेगा। क्या बनेगा, तेल बनेगा। ठीक,
एक चीज समझ लो कि ये जो फैटी एसिड आपको दिखाई दे रहा है, अगर इस फैटी एसिड को बनाने वाले जो जीन है अगर मैं उसको निष्क्रिय कर दूं, अगर ये निष्क्रिय हो जाएगा तो इसका मतलब तेल भी नहीं बनेगा। ऐसा हम कुछ करने वाले हैं। देखिए, बसीय अम्ल एक एंजाइम संकर द्वारा बनते हैं जिसे बसीय अम्ल सिंथेटिस कहते हैं। एक या ज्यादा जीन बनाने वाले बसीय अम्ल की निष्क्रियता बसीय अम्ल का संघनन रोक सकती है। फ्लेवर टोमेटो में एंजाइम पॉलीग्लैक्टोम्यूटिनेज की निष्क्रियता से जुड़ा होता है, अतः यह बिना तेल वाले बीज को उत्पन्न करेगा। ये समझ लो कि अगर ये जो जीन है जो क्या बना रहा है, जो बसीय अम्ल बना रहा है, अगर वही जीन निष्क्रिय हो जाएगा तो सिंपल सी वाली बात है, तेल का निर्माण तो नहीं हो सकता। बीटी बाद में देखेंगे, पहले गोल्डन राइस देख लेते हैं। गोल्डन राइस या गोल्डन धान क्या है? तो पेपर में आ सकता है कि गोल्डन राइस का वनस्पतिक नाम क्या है, तो बताएंगे आप ओराइजा सेटाइवा। क्या बताएंगे? ओराइजा सेटाइवा। क्या है ये ओराइजा सेटाइवा? चावल है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न चावल की एक किस्म है। तो किसकी किस्म है ये? चावल की। इस किस्म के चावल में बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन ए पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन मिलता है, ये पेपर में आ सकता है, तो बताएंगे विटामिन ए, जो कि जैव संश्लेषित है। जैव संश्लेषित का मतलब जो कि इसके अंदर खुद बनता है चावल में। सन 2005 में गोल्डन राइस 2 की एक और किस्म तैयार की गई है जिसमें 30 गुना अधिक बीटा कैरोटीन होता है। हाल फिलहाल में 2005 में भी आई है, उसमें और ज़्यादा विटामिन ए होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बीटी कपास दे रखा है, बीटी फसल आपको पेपर में मिल जाए, बीटी बैगन मिल जाए, बीटी टमाटर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए आप ये छापाना, सिंपल बता रहा हूँ एकदम। तो देखो बैसिलस थुरिंजिएसिस ये क्या है? एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन। और मैंने बताई थी ये जो प्रोटीन बनाएगा वो कौन सी होगी? क्राई प्रोटीन होगी वो, जिसमें अनेक प्रकार के कीट को नष्ट करने की क्षमता है। तो क्या करेगी ये कीटों को नष्ट करेगी। इससे बना बेस कीटनाशक होता है। कीटनाशक का मतलब जो बीटी जीन होंगे, सॉरी जो बीटी जी जीवाणु है वो बीटी जीन बनाएगा, बीटी जीन से क्राई प्रोटीन बनेगी, और वो क्राई प्रोटीन जो होंगे वो क्या करेंगे? कीटनाशक की तरह काम करेंगे। लेकिन ये जीवाणु में निष्क्रिय रहता है, मतलब बीटी जो जीन होगा वो जीवाणु में निष्क्रिय रहेगा, लेकिन कीटों के अंदर पहुंचने के बाद जब उनके पेट में क्षारीय माध्यम मिलता है तब ये सक्रिय हो जाते हैं। ये कीट की आहार नाल में सक्रिय हो जाते हैं जिससे कीट मर जाता है। मतलब बीटी जीन जो होते हैं वो कीट की आहार नाल का मतलब आंतों को फाड़ देते हैं जिससे कीट मर जाता है। G20 बनाने वाले जीवाणु को जीन से पृथक करके फसलों में समाविष्ट कर देते हैं। समाविष्ट का मतलब होता है बीटी जीन को जीवाणु से बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसको फसलों के अंदर प्रवेश करा देंगे, जिससे बीटी कपास बनता है। फिर क्या बोलेंगे? इससे बीटी फसल बनती है, बीटी टमाटर बनता है, बीटी जो भी पेपर में है वही लिखना, नाम लिख देना। इस पर शलभ कृमि का कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब इस पौधे पर शलभ कृमि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जिससे उत्पादन बढ़ जाता है। उत्पादन का मतलब पौधे में जितना उत्पादन होता था उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। G20 को बनाने वाले जीन को क्राई जीन कहते हैं। जो यहाँ पे क्राई दे रखा है तो क्या लिखेंगे आप? क्राई जीन लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, एक एक प्रश्न भाई मैं आपको बता रहा हूँ यूपी बोर्ड के लिए ही ये बना हुआ है। ये जो सीट मैंने बनाई है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनाई है। आप इनको बिल्कुल भी हल्के में ना लें कि पढ़ लेंगे या बाद में कर लेंगे तो टाइम वेस्ट देखो आपका बहुत हो चुका है। बहुत से लोगों ने कोचिंग छोड़ दी थी, तो देखो उनका नुकसान ना हो, उनके एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। देखो या तो पैसे की वजह से छोड़ा हुआ या टाइम की वजह से छोड़ा हुआ, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन मैंने आपको घर पर बैठकर याद करने के लिए मैंने आपके पास इन चीज़ों को भेज रहा हूँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप बिल्कुल हल्के मत लेना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही स्पेशली बनाई जा रही है और आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप इन्हें देख कर जाओ, पढ़ के जाओ, वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखो उनको, ठीक है। चौथी बार में आप नोट्स वगैरह बनाकर याद करना शुरू कर दो। मिनिमम 2-3 बार पढ़, ये वीडियो देखनी है। आप ये सोचा एक बार वीडियो देख ली हो गया काम हमारा, भाई नहीं हो सकता। जो आप बहुत दिन की, जो एक बार समझ लो कि ये जो 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर को पढ़ाने के लिए कम से कम बता रहा हूँ मैं 15 से लेकर 25 दिन मेरे जाते हैं। और मैं इसी वीडियो को मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं आपको मात्र 25-30 मिनट में दे रहा हूँ। तो 25 दिन का काम 25 मिनट में मैं करके दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 25 मिनट हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर यूपी बोर्ड में इसमें से आने वाला है।
तो आप इसको हल्के में ले ही नहीं सकते भाई। तो आपका काम बस यही है कि जो आपको पढ़ा रहा हूं कम से कम वीडियो 2 से 3 बार तो देखनी ही देखनी है, चाहे उसके बाद आप नोट्स बनाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन 3 बार से अगर आप या 2 बार से कम आपने अगर वीडियो देखी तो भाई फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ ना आने वाला। मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एंड टाइम पर आप बायोलॉजी में अच्छे नंबर कैसे लेकर आए या बायोलॉजी में कौन सी चीज़ को पढ़ें जो आपके एग्जाम में पूछी आए, तो चारों तरफ बटन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं आपको दे रहा हूँ इन्हें 2-3 बार वीडियो को देखो, इन्हीं को याद कर लो, पेपर देने चले जाना और मिला के देख लेना वीडियो में। बाद में आपको ये क्वेश्चन उठे हुए आपको यूपी बोर्ड में दिखाई देंगे। समझ रहे हो? चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि का तुलनात्मक विभेद कीजिए। तो ये क्या है? फसली पौधे आनुवांशिक रूपांतरण के द्वारा उत्पादन की दर को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम बीटी फसल बना रहे हैं तो इससे उत्पादन की दर बढ़ेगी। दूसरा, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे प्रतिकूल परिस्थिति जैसे सूखा है, अत्यधिक ठंड है, तो इनको सहन करने की जो क्षमता होती है वो विकसित इनमें हो जाती है। अगला, इनमें विषाणु प्रतिरोधकता। विषाणु प्रतिरोधकता का मतलब होता है विषाणु से लड़ने की जो क्षमता है वो अच्छी खासी होती है इनमें। हानिकारक कीट से प्रतिरोधकता, मतलब हानिकारक जो कीट होते हैं उनको रोकने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। इनकी रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता कम होती है। इसका मतलब ये है कि जो केमिकल पर ये ज़्यादा निर्भर नहीं होते। ठीक है, अगला दे रखा है, इसमें मंड व व्यावसायिक उत्पाद उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब जो मंड का मतलब आप स्टार्ट जानते हैं, व्यावसायिक उत्पाद का मतलब आप जानते हैं कि जो मार्केट में चीज़ें बिकती हैं वो इसमें अधिक मात्रा में मिल जाती हैं। हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। अगर हमने फायदे देखे हैं बीटी मतलब कि बीटी क्रॉप के, जिनको आनुवांशिक रूपांतरित फसल बोलते हैं, तो उनके कुछ नुकसान भी हैं, जिसमें पहला है आनुवांशिक रूपांतरित फसलें लोगों में एलर्जी उत्पन्न कर सकती हैं। एलर्जी आप लोग जानते हैं, किसी किसी में एलर्जी हो जाती है इनको खाने से। आनुवांशिक रूपांतरित फसलें बहुत महंगी पड़ती हैं। जब ये बहुत महंगी पड़ेंगी तो जो गरीब किसान होंगे वो इनको नहीं ले पाते। ऐसी फसलें काटने की प्रक्रिया में बहुत से पौधों के अवशेष भूमि में छोड़ दिए जाते हैं जो जैविक वायुमंडल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ फसलों में बीज पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। तो भाई आप इसलिए फसल को उगाते हैं जिससे अधिक मात्रा में उससे बीज उत्पन्न हो सकें। अगर बीज कम हो जाएंगे तो फायदा क्या रहेगा? जो नुकसान हुआ ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बीटी जीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करके जरूर जाना इसे। जीवों के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में परिवर्तन करने से सूक्ष्म जीव पादप जंतु की मानव उपयोगी नस्लों का विकास की विधि को सामान्य रूप से जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। इसकी खोज की थी 1970 में। ये डेट याद ही होनी चाहिए आपको, अंडरलाइन कर दिए मैंने। और ये जो साइंटिस्ट हैं नाथन स्मिथ, याद होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये 3 नंबर में तो आएगा, लेकिन इसमें से आपका ये तो भी सोचो ऑब्जेक्टिव भी तो बन सकता है कि जीन इंजीनियरिंग की खोज किसने की? नाथन स्मिथ ने। साइंटिस्ट के नाम भी तो पूछ सकता है। अगला, डीएनए पुनर्योगस तकनीक। जब 2 जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए तैयार किया जाता है, उस प्रक्रिया की गई तकनीक को पुनर्योगस तकनीक बोलते हैं। ये कोई ए है, ये बी है, उसके बाद में जो डीएनए बनेगा इस डीएनए को बोलेंगे पुनर्योगस डीएनए। मतलब 2 जीवों के डीएनए को मिलाकर जो एक डीएनए मिलता है वो पुनर्योगस डीएनए कहलाता है। प्रथम पुनर्योगस डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के जुड़ने से हुआ था। यह कार्य 1972 में स्टैनले कोहन व हर्बर्ट बोयर द्वारा किया गया। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 1972 में स्टैनले कोहन व हर्बर्ट बोयर, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या काम किया था? सबसे पहला पुनर्योगस डीएनए का निर्माण किया था। ये आपके या तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। और ये वाला है आपका इसका सबसे लास्ट में मतलब फाइनल क्वेश्चन, और इसका आंसर भी हम देखते हैं। तो देखो ये है बायोरिएक्टर पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी तुम जानते ही हो, पेपर में ये 3 नंबर में या 5 नंबर में आता है। यह एक स्टेनलेस स्टील से बना बड़ा बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव की कोशिकाओं का उपयोग करते हुए
कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पाद व्यष्टि एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन, इन सभी चीजों को वो उपलब्ध कराएगा। ठीक है। अगला हमको दे रखा है ये बायोरिएक्टर ब्लोडन। देखो क्या है ये सामान्य बेलनाकार होते हैं। इनके आधार घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर अंतः वस्तु के मिश्रण में सहायता मिलती है। जैसे मिक्सी होती है ना घर में, कि कोई हमारे पास मिर्च वगैरह है या कुछ भी कच्चा माल है, हमें उसमें डाल देना है, मिक्सी चला देनी है, सब पे से आएगा, मिक्स हो जाएगा। ब्लोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं। स्पार्ड स्टील टैंक बायोरिएक्टर में हवा बुलबुले के रूप में भेजी जा सकती है। रिएक्टर में एक ऑक्सीजन झाग पीएच नियंत्रण तंत्र लगा होता है। प्रति चयन द्वार से संवर्धन की थोड़ी थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये चीज ध्यान रखना कि विद डायग्राम बना के आना होता है आपको। नीचे आपको बायोरिएक्टर का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है। और जो मैंने इसमें अभी क्वेश्चंस अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं वो क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट थे आपके। कैसे थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप इतना पढ़कर चले जाते हैं तो आप यकीन मानिए आपके एग्जाम में इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे। 10 नंबर का है। ठीक है। तो देखो कम से कम अति लघु भी आएंगे आपके, और जो दी वगैरह भी बहुत कई टाइप के होते हैं। फुल एंड फाइनल मैं 2 शब्द बोलूँगा। आपको करना क्या है, देखो पढ़ना कैसे वो समझ लीजिए। अभी मैंने एक वीडियो बनाई है, इस एक वीडियो से आपके 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। कितने मिल जाएंगे? 10 नंबर मिल जाएंगे। आपको क्या काम करना है, इसमें एक लॉन्ग आंसर की कमी है बस। ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे, इन 2 चैप्टरों में से दो क्या काम करेंगे, आप लॉन्ग आंसर याद कर लेंगे। ठीक है ना। इसमें लॉन्ग आंसर नहीं है, आपको लॉन्ग आंसर याद कर लेने हैं, क्योंकि 2 चैप्टर हैं ये, तो हर चैप्टर में से कम 2 क्वेश्चन याद करने हैं लॉन्ग आंसर। मैं लॉन्ग आंसर कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कभी मेरे को टाइम मिला तो उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि पूरी बायोलॉजी में से कौन कौन से लॉन्ग आंसर हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए, जिसमें से आपके एग्जाम में फंसेगा। क्लियर। आपको आज का काम क्या करना है, आज का काम ये है कि आज आपको जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपको बस पचा लेने हैं। वीडियो को कम से कम 2 से लेकर 3 बार देखना ही देखना है। ठीक है। याद करने की जो ट्रिक है वो ये है कि 3 बार पहले देखो, उसके बाद में नोट्स आराम से बना लो, उन नोट्सों को फिर याद कर लो। ठीक। एग्जाम देने जब जाओ तो आप एक काम करना, पहले तो अभी वीडियो को नॉर्मल मोड में देखना। जब एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले इसी वीडियो को क्या काम करना है, 1.5 मोड में जो स्पीड बढ़ जाती है ना, वीडियो की स्पीड बढ़ जाती है, उसमें बढ़ाकर और इस वीडियो को देख कर जाना। जिससे फायदा ये होगा कि तुम्हारा जैसे मान लो 30 मिनट की है तो मात्र 15 मिनट में, अगर फास्ट कर देंगे तो मात्र 15 मिनट में 2 चैप्टरों का तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा एट ए टाइम। समझ रहे हो ना। जहां 15-20 दिन लगते हैं उसको आप 15 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। आप वीडियो को फास्ट मोड में देख के जाओगे, ऑलरेडी पहले से सब चीजें याद होंगी। क्या काम करना है, वीडियो को देख लेना है। मेरी जो आवाज है वो तुम्हारे कानों में जाएगी, नोट्स तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे होंगे, मैं समझा रहा हूँगा। ये सभी चीजें बहुत बड़ी मैटर करती हैं, आप इन चीजों को करके जरूर जाना। ठीक है। और भी जो चैप्टर हैं उनकी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी, तो आपको जो भी वीडियो मिलती हैं देखो प्लेलिस्ट में चले जाना, बहुत सारे स्टूडेंट की टिप्स हैं उनको जरूर देखना। ये मैंने आज आपको वीडियो बना दी है, और भी वीडियो इसी से रिलेटेड आपको मिलेंगी, तो आप A1 सर को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो। और वीडियो को एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वीडियो को जब भी आप देखें शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी जरूर देखें, बीच में ना ही आपको स्किप करनी है, क्योंकि स्किप करेंगे तो बीच बीच में जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट समझाता हूँ, हो सकता है मैं ना लिख रहा यहाँ पर, लेकिन जो समझा रहा हूँ वो भी आपके कानों में जाने चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत हेल्प हो सकते हैं। ठीक है। चलिए अभी के लिए हम चलते हैं, इतना काफ़ी है, और ऐसे मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, और जो चीज़ समय में ना है मुझे बता देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा या कुछ ना कुछ मैं आपके लिए कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हाँ ये वीडियो बहुत अच्छी है या बेकार है, जो भी आपकी इच्छा करती है वो बता सकते हैं। और आप ये बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ नहीं आती जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर डाल दूँ जिससे आपका फ़ायदा हो सके। ठीक है ना। चलिए चलते हैं, बाय बाय।